पहले क्वेश्चंस में जो हम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें यही था कि आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप आपकी एजुकेशन के ज़रिए होना है। एजुकेशन के इंडिकेटर्स कब बेहतर होंगे? जब उस पे इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, आप उसको सिस्टमेटिकली चीज़ों को चलाएँगे। तो उसके लिए बहरहाल बड़ी ज़रूरत है कि सिंध में, बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इवन हमारे पंजाब में और ख़ास तौर पे हमारे साउथ पंजाब में, और केपीके के भी कुछ ऐसे इलाके हैं, तो इनमें ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि केपीके में अच्छी है, मतलब मैं समझता हूँ एजुकेशन। बाकी ये है कि पंजाब को तो वैसे ही बड़े एडवांटेजेस हैं, जैसा लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे अदारे हैं, मुल्तान में हैं, इस्लामाबाद पिंडी में हैं, तो ये तो पहले ही बेहतर है, लेकिन काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश अभी मौजूद है। उस पर जो है वो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो सर, आपके माइंड के मुताबिक टीचर खुशहाल कैसे हो सकता है? जी, टीचर के देखें, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टीचर्स के मसाइल क्या हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो फार फ्लंग प्लेसेस पे जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, तो घर के मसाइल, तो उनके ट्रांसफ़र्स होने चाहिए अपनी अपनी जगहों पे, अब उनके जो भी करीबी स्टेशंस हों। और इसके अलावा ये है कि टीचर को जो है आपको मोटिवेट भी करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ये है कि एक इंसेंटिव देना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो टीचर को बहुत कम दिए जाते हैं पाकिस्तान में। तो अब भी आप देख लें कि आप देखें अगर, तो टीचर्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस पे जा रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं होता और बाकियों की तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाता है। उनको टाइम स्केल और वो प्रॉपर प्रमोशंस, हर चीज़ के लिए जो है वो टीचर को भीख मांगनी पड़ती है। तो जब तक आप टीचर के स्टेटस को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमने फॉलो करना है अमेरिका को, यूरोप को, वहाँ जाके देखें कि वहाँ टीचर को क्या मकाम हासिल है। और ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि ख़ुद आप मुअल्लम थे, आपको मुअल्लम बना के भेजा गया, तो उस वक़्त देखें कि टीचर का क्या स्टेटस था। लेकिन आज के हमारे इस दौर में मैं समझता हूँ कि टीचर को वो स्टेटस भी नहीं दिया जाता, उसको वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी नहीं दिए जाते, ठीक है, और फिर वो एट द एंड वो सोसाइटियल स्टेटस में भी इश्यूज़ आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को में ये है कि गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए टीचर को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए, और ख़ास तौर पे सोसाइटी को भी जो रोल प्ले करना चाहिए, ताकि टीचर को एक इज़्ज़त का, एक इत्तबार का और एक जो है वो तकरीम का स्टेटस मिलना चाहिए। असातिज़ा पर आंसू गैस और शेलिंग भी की जा रही है, रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होता था। जी, देखें, वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि टीचर सड़कों पे जाए। देखें, जिस वो कौम का ममार है, उसने आपके जो है वो लोगों की तालीम व तरबियत करनी है, आपकी जो नस्लें हैं उसको आगे लेके चलना है। तो वो गवर्नमेंट को मसाइल हल करने चाहिए ताकि वो इस लेवल पे नौबत आए ही ना। तो जहाँ तक मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो क्या इज़्ज़त थी, क्या मकाम था। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं अपने पाकिस्तान में भी कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिसके नतीजे में टीचर को जो है वो एहतराम भी मिले, उन्हें इंसेंटिव्स भी मिलें, ताकि वो बड़े वल्वले के साथ अपना काम करें, ना कि वो सड़कों पे आएँ और डंडे मारें और डंडे खाएं और ये सारी चीज़ें हों। तो ये फ़ोकस करना चाहिए हमें, टीचर को जो है वो एक अच्छा मकाम जो है वो देना चाहिए, फिर ही माशरा आगे बढ़ेगा। तो कॉलेज का रिज़ल्ट अब तक कैसा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी 2 साल हो गए हैं, तो हमारा 2 साल में एक ही रिज़ल्ट अभी तक बना है। अगला रिज़ल्ट तो अभी आना है 3-4 माह बाद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटर का जो रिज़ल्ट है वो भी 100% आया इस दफ़ा हमारे कॉलेज का, और वो बोर्ड से 15% अबव है। यानी हमारे आम तौर पे यही पैरामीटर होता है कि आपके कॉलेज का रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कम आया है या ज़्यादा है, बिलो है या अबव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% हमारा रिज़ल्ट आया है, अभी जो FAFSC का आया है 2020 वाला, और लास्ट टाइम भी हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था।
और जो बीए का हमारा रिज़ल्ट आया, बीए बीएससी का, वो भी ऑलमोस्ट 100% है। वो जो अभी हमें गज़ट आया है, तो हमारे कॉलेज का कम से कम कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो किसी एक बुक में भी फ़ेल हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा इस पे अप्रिशिएट करता हूँ अपने पूरे स्टाफ़ को, और ख़ास तौर पे बच्चों को भी कि जिन्होंने स्ट्रगल की, और स्टाफ़ ने बड़ी स्ट्रगल की, इन बच्चों को गाइड किया, पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2020 का रिज़ल्ट है वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज डारावाला का बोर्ड का भी 100% है और यूनिवर्सिटी का भी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कॉलेज में स्टूडेंट की कितनी तादाद है? जी, हमारे पास ऑलमोस्ट 600 लोग हैं। तो 600 अप्रॉक्सीमेटली 600 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज में स्टाफ का जो टीचर का स्टाफ वो कितना है? जी, वो हमारे पास जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो हैं 22, लेकिन क्या है कि ओनली 8 पीपल आर वर्किंग। तो जस्ट जो स्टाफ हमारे पास है वो 8% है। तो 8% कह रहा हूँ, सॉरी, 8 लोग हैं हमारे पास। तो 8 बंदे जो हैं वो कॉलेज को चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शॉर्टेज है कि जब तक देखें स्टाफ ही नहीं होगा तो और इधर ये होता है कि ये स्कूल में तो ये होता है कि एक टीचर जो हैं वो एक दूसरे की क्लासेस को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे फिर आपको पता है स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो फिज़िक्स वाले टीचर के लिए मुश्किल है कि वो केमिस्ट्री पढ़ाए, ठीक है ना। बायो वाले टीचर के लिए मुश्किल है कि वो मैथ पढ़ाए, तो वो तो पढ़ा नहीं सकते। तो वो फिर बड़े मसाइल आते हैं, फिर सारे कम्बिनेशन। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे कम्बिनेशंस जो हैं वो देते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। चाहे कोई प्री मेडिकल रखना चाहे, चाहे कोई प्री इंजीनियरिंग रखना चाहे, चाहे कोई ICS आर्ट्स रखना चाहे, या इवन BA लेवल पे भी। तो वो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज करें, और उसमें हमारे टीचर हम बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कि अगर केमिस्ट्री का टीचर नहीं है हमारे पास रेगुलर, तो वो बायो वाले टीचर हमारे कोशिश करते हैं कि मैं केमिस्ट्री की क्लासेस भी पढ़ा दूं। और अगर बाकी जो है, मतलब मैथ वाले टीचर थे तो कंप्यूटर का टीचर नहीं था तो वो कंप्यूटर भी पढ़ा देते थे। तो ये टीचर्स का बड़ा, और ऐसे ही हम मैनेज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप देखें कि गवर्नमेंट ने अगर 22 पोस्टें सेंक्शन की हैं तो हमारे पास जस्ट 8 पीपल हैं। तो अब वो चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, फिर वो एक टीचर एडजस्ट करते हैं, और फिर जाके, और हमारा यही होता है टारगेट कि कम से कम बच्चों का नुकसान ना हो और बच्चे हमारे आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमारे जो टॉपर है BA का, उसके भी 650 के करीब नंबर हैं 800 में से यूनिवर्सिटी से। और हालांकि शॉर्टेज ऑफ टीचर इज़ देयर। और ऐसे ही जो इंटर में भी लास्ट टाइम हमारे कोई 960 के करीब नंबर थे टॉपर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि जितना भी जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, तो उसमें हम जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम कर रहे हैं। सर कॉलेज कितने अरसे से कायम शुदा है, किसके दौर में इसकी संगे बुनियाद रखी गई? ये 98 में दिस कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1998, और इसको सेटल किया गया था हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग में। और इधर फिर ये जो न्यू कैंपस बना है ये बना था 2009 में स्टार्ट हुई थी इसकी बिल्डिंग, और 2013 में ये मुकम्मल हुई थी। तो फिर हम 2013 में इधर न्यू कैंपस, ये हमारा 50 एकड़ का न्यू कैंपस है, तो इसमें फिर हम जो है वो शिफ्ट हुए थे 2013 में। तो प्रोफेसर ज़हीर मालिक चीमा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी शख्सियत के मालिक? जी माशाल्लाह, ये भी ज़हीर मालिक चीमा साहब भी MPhil हैं, हिस्ट्री में किया है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले कायदीन है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से MS हिस्ट्री की हुई है। तो एज़ टीचर भी बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बड़ा रोल है। बच्चों का जो डिसिप्लिन है ख़ास तौर पे, तो बच्चों को देखें, हमने अकेला पढ़ाना ही नहीं, हमने बच्चों को ये भी बताना है कि बेटा ड्रेस कोड क्या होता है, बेटा मैनर्स क्या होते हैं, बेटा डिसिप्लिन क्या होता है। क्योंकि आज हम इन बच्चों में नज़्म व ज़ब्त अगर पैदा करेंगे तो फिर ही ये बच्चे एक कामयाब शख्सियत बन सकते हैं आगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखें एकेडमिक्स जो होती हैं, या अकेली टीचिंग या अकेला क्लास वर्क, वो तब तक इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकता जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर ना करें।
तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा नहीं होगा, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, उनके पास कॉलेज कार्ड नहीं होगा, और तब तक ये चीज़ें जो है वो नहीं आगे चलती। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में बाकी टीचर्स का भी बड़ा अच्छा रोल है, और ख़ास तौर पे ज़हीर साहब इसको बड़ा ही केयरफुली लेते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छे तरबियत याफ्ता बच्चे बनकर यहाँ से निकलें। प्रिंसिपल प्रोफेसर अदील साहब ने मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इल्लामा इकबाल की किताब तोहफ़े में गिफ्ट की। तो सर मसला कश्मीर पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उसको हल किया जा सकता? जी, मसला कश्मीर देखें, ये जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे तो तब ये क्रिएट हुआ है। तो इसमें जब वो सीज़ फायर हुआ था तो यही लिखा गया था कि द कश्मीर डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल एंड दे मस्ट बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसको हम हक़ खुद इरादियत कहते हैं, वो वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। एंड फॉर दैट अ प्लेबिसाइट शुड बी अरेंज्ड। तो वो होना चाहिए, प्लेबिसाइट हो, राय शुमारी हो, और वहाँ के लोगों को पूछा जाए। लेकिन उसमें क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, वो इंटरनेशनल सिनेरियो अगर हम देखें तो उसमें वो माइट इज़ राइट वाली बात होती है। तो ये जो इंडिया का रवैया है वो आपको पता है शुरू से ही बड़ा बुल्ली किस्म का रवैया है, और वो वायलेशन करते हैं। हालांकि बड़ा क्लियर कट जो रेजोल्यूशन है, करारदाद जो है यूनाइटेड नेशन की, वो मौजूद है, और वो कह रही है कि द पीपल ऑफ कश्मीर मस्ट बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और प्लेबिसाइट का भी जिक्र है उसमें। लेकिन वो होने ही नहीं देते, कोई रायशुमारी वहाँ होने ही नहीं देते, ठीक है। और इतनी ज़्यादा 7-8 लाख की फ़ौज वहाँ जो है वो की हुई है, और अब मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो हम देख रहे हैं। पिछले साल 2 में ये जो मोदी का इरा आया है, तो इस रजीम ने और ज़्यादा डिक्टेटरशिप वहाँ स्टार्ट कर दी है, ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। और उसमें ये है कि उसका हल इसीलिए कोई नहीं निकल रहा कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे आपके लोकल लॉ की तो इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो कह रहा है कि प्लेबिसाइट करवाएं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटिंग ना तो कोई बॉडी है, और फिर आगे स्टेट्स के अपने अपने वो आ जाते हैं, इंटरेस्ट आ जाते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का जब मामला आता है तो वो एक बिग कंट्री है, और वो अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसको हम तो नाम नहाद डेमोक्रेसी ही कहेंगे। कि डेमोक्रेसी ये तो नहीं ना होती कि लोगों का ऐसे कत्लेआम हो रहा है और उनकी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, बच्चों के साथ मज़ालम हो रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हम नहीं कहेंगे कि ये जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात है या ये डेमोक्रेसी की बात है। तो इसमें उसको भारत को जो है वो होश के नाखन लेने चाहिए, और इंटरनेशनल जो हमारी है कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो एरिना है, उसमें जो भी कमिटीज़ हैं उनको अच्छा रोल प्ले करना चाहिए इसके बारे में। कि हैं तो वो भी इंसान, अगर अमेरिका में बैठे लोग, यूरोपीय यूनियन में बैठे लोग इंसान हैं, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात होती है, या ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में वो बड़े टॉप पे आते हैं, तो वो भी इंसान हैं, वो भी आदम की औलाद हैं, और ये भी आदम की औलाद हैं। तो उसके लिए होना चाहिए, और इसमें पाकिस्तान को भी जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो बाईलैटरल लेवल पे हो या वो मल्टीलैटरल लेवल पे हो, जिस लेवल पे भी हो, उसको आगे जो है वो आगे लेके बात चलनी चाहिए। तो सर पाकिस्तान में एजुकेशन का बेहतरीन अदारा कौन सा है? जी, ये तो डिफरेंट अदारे हैं, स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। स्कूल्स में अगर आप आएँ तो जैसे लाहौर में एचिसन कॉलेज है, या मरी में लॉरेंस कॉलेज है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, या हमारे इधर बहावलपुर में सातु पब्लिक स्कूल है। ये अच्छे अदारे हैं। अब तो और भी कई चेंज आ गई हैं। ऐसे ही अगर आप हायर एजुकेशन में की बात करें, तो हायर एजुकेशन की बात जब आप करते हैं तो उसमें फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बहुत अच्छा अदारा है, और फिर ख़ास तौर पे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, उसकी रैंकिंग डे बाई डे अक्रॉस दी ग्लोब, वो जो इंडेक्स है उसमें बहुत बेहतर हो रही है डे बाई डे। और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमारे पाकिस्तान, चूँकि हम बेसिकली तो थर्ड वर्ल्ड हैं,
ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमारी जो आप जैसे मैं पहले बता रहा था कि जीडीपी उतनी जो है वो कंज्यूम नहीं होती उस पे एजुकेशन पे, तो उसके बावजूद भी कुछ अदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर में है अपना लम्स है या ऐसे और हमारी यूनिवर्सिटीज़ कई जो हैं वो आगे, तो मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ अदारे ही अच्छे हैं। तो एज अ प्रिंसिपल कितनी देर से इस ओहदे पर फाइज? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले मैंने ये इस पोस्ट पे चार्ज लिया था, तो मेरी सिलेक्शन हुई थी एज़ प्रिंसिपल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की थी, तो अभी माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं। तो कॉलेज के हवाले से आपकी फ्यूचर में प्लानिंग क्या है? जी यही प्लानिंग है कि हमने जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हमने बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट सोर्सेज हमने जो है वो ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारा सरमाया है, ये जो हमारा फ्यूचर हैं, ये जो हमारी फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान की भागदौड़ इनके हाथ में आनी है, तो हम इनको डेवलप करें, इनको हम जो है वो आगे लेके जाएं, इनको हम क्वालिटी एजुकेशन दें, इनको हम डिसिप्लिन दें, ताकि ये लोग आगे निकलें। क्योंकि हमारा इलाका जो है आपको पता है कि फार फ्लंग भी है, बैकवर्ड भी है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी यही ख्वाहिश होती है। अभी आपने पहले ज़िक्र किया कि अच्छे अदारे कौन से हैं, तो अच्छे अदारे का मतलब ये नहीं कि वही अच्छे अदारे हैं, कोई भी अदारा अच्छा बन सकता है अगर वहाँ के रहने वाले टीचर्स, वहाँ के रहने वाला जो भी अमला है या वहाँ के बच्चे जो हैं वो उसको सपोर्ट करें उस सिस्टम को। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ये हमारा भी जो गवर्नमेंट कॉलेज डारावाला है ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा अदारा बने, ताकि हमारे ये जो लोग हैं इनके ख्वाब भी इधर ही पूरे हों, इनके बच्चे भी यहाँ से पढ़ के आगे निकलें, और माशाल्लाह निकल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो इस अदारे से पढ़ के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अहम फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आगे भी हमारा यही विज़न है कि हम एज़ ए टीम वर्क इसको आगे से आगे लेके जाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं इस इलाके के वो आगे निकलें, वो ज़िंदगी के हर शोबे में आगे जाएं। तो सर कॉलेज में इस वक्त कितनी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं? जी एक्टिविटीज़ इसमें हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि तालीम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और लास्ट टाइम हमने जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स गाला भी करवाया है, ठीक है। और हमने अपनी टीमें तैयार की, और माशाल्लाह हमारी जो कबड्डी की टीम थी वो इंटर कॉलेजिएट जो बोर्ड करवाता है, तो उसमें पूरे डिवीज़न भर में सेकंड आई थी हमारी, और वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था बोर्ड में जाके कबड्डी खेलने का। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो सेकंड आई थी पूरे डिवीज़न से। वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर असलम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसी शख्सियत के मालिक? जी असलम साहब जी, प्रोफेसर मोहम्मद असलम अयाज साहब हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, सीनियर मोस्ट हमारे वो फैकल्टी मेंबर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो बड़ा तजर्बा है उनका, माशाल्लाह 30-32 साल हो गए उन्हें इस फील्ड में। तो उनके तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाते हैं, और वो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और टीचिंग के लिए बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। बच्चों की तरबियत और ख़ास तौर पे बच्चों की काउंसलिंग और ख़ास तौर पे मेंटरिंग करने में उनका बड़ा अहम रोल है। टीम नज़रिया पाकिस्तान के तुलबा से मुलाकात करवाई।
केमिस्ट्री लैब के इंचार्ज मकसूद साहब से मुलाकात करवाई। केमिस्ट्री के हवाले से मकसूद साहब ने ब्रीफिंग दी।